अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है साइटोप्लाज्म में, दैट इज प्लाज्मिड। ओके, ना बोर्ड टेढ़ा है, वो कैमरे के कारण लग रहा हो यार, बोर्ड टेढ़ा है थोड़ा। कैमरे का एडजस्टमेंट कुछ अब ठीक है। ठीक है ना, प्लाज्मिड नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड होता क्या है? क्या नो लिख रहे हो? आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है ना। प्लाज्मिड होता क्या है देखो, जैसे मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। अब इस बैक्टीरियल सेल के अंदर वी हैव डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, दैट इज न्यूक्लियोइड। दिस इज रिफर्ड एज न्यूक्लियोइड, आपको बताया हुआ मैंने ना। अपार्ट फ्रॉम दिस nucleoid, which is also referred as chromosomal DNA. In some bacteria or in many bacteria, we have extra chromosomal DNA. Okay, we have extra chromosomal DNA. ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा बैक्टीरिया हो गया and this is our extra chromosomal DNA। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। दिस इज रिफर्ड एज प्लाज्मिड। समझ में आया? तो प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, इसके लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, दैट इज CCC, ट्रिपल सी, दैट इज कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। मतलब ये जो क्लोज है, इट इज कोवेलेंटली क्लोज और सर्कुलर आउटलाइन में, दैट्स हाउ वी कॉल इट कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए। ठीक है, राइट डाउन प्लाज्मिड। It is extra chromosomal DNA. It is extra chromosomal DNA present in bacterial cell. It is extra chromosomal DNA present in bacterial cell. It is also referred as CCC. It is also referred as CCC, that is covalently closed circular DNA. Covalently closed circular DNA. ठीक है ना। हम प्लाज्मिड को डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय देम। मतलब ये जो प्लाज्मिड होता है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। उसके बेसिस पे हम इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, राइट डाउन। ऑन प्लाज्मिड there are certain genes. On plasmid there are certain genes which provides specific character to
which provides specific character to bacterial cell. On plasmid, there are certain genes which provides specific character to bacterial cell. Next one लिखिए. Plasmids are divided into different types. Plasmids are divided into different types on the basis of functions performed by them. On the basis of functions performed by them. ठीक है. So there are different types of plasmid on the basis of function performed by them. अब उसमें से कुछ टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. फर्स्ट इज R plasmid, which is also referred as resistance plasmid. First is R plasmid, which is also referred as resistance plasmid. आपने ऐसा पढ़ा होगा या सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, आप लोग 12th में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास जीन होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का. जैसे एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है. तो ये जो एंटीबायोटिक है इन बैक्टीरिया कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इनके पास क्या होता है, जीन होता है जो उस एंटीबायोटिक को मेटाबोलाइज करता है, मतलब यूज करके डीनेचर कर देता है. तो ये जो जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, वो कहां पे प्रेजेंट होता है? वो जीन न्यूक्लियोइड में नहीं प्रेजेंट होता है, वो जीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड पे. तो दोस प्लाज्मिड व्हिच कंटेन्स जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर रेफर्ड एज आर प्लाज्मिड. ठीक है. और ऐसे प्लाज्मिड के कारण बैक्टीरिया को क्या होता है, एंटीबायोटिक अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिलता है. राइट डाउन. आर प्लाज्मिड आर those plasmid which have gene for antibiotic resistance, are those plasmid which have gene for antibiotic resistance. ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है बहुत पहले, ऐसे सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन एक बार ये बहुत पहले क्वेश्चन है. आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा. तो ये पूछा गया जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट वेयर. तो जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन आर प्लाज्मिड. ठीक है, और सिंपली प्लाज्मिड. नाउ second type is called plasmid. C-O-L, called plasmid. Okay. It is present in bacteria E. coli. Okay. It is present in bacteria E. coli, and it is responsible for production of toxin colicin. It is responsible for production of toxin colicin. ठीक है. एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, इसका नाम है कॉलिसिन, और उसके लिए जो जीन होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? कॉल प्लाज्मिड. क्या रिपीट करो विकास? लिख लो कॉल प्लाज्मिड. और इट इज प्रेजेंट इन ई कोलाई. ई कोलाई इज नेम ऑफ बैक्टीरिया. It is present in E. coli, and it is responsible for production of a toxin. It is responsible for production of a toxin
colicin, 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 ठीक है। थर्ड, F plasmid, F plasmid, that is fertility plasmid, fertility plasmid, ओके। नाउ ये जो F plasmid है, इट हेल्प्स इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, इट हेल्प्स इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, कॉन्जुगेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन, ठीक है। इट हेल्प्स इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। ना फोर्थ, टीआई प्लाज्मिड, ये आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में बायोटेक में। टीआई प्लाज्मिड, इट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। सर पिल्लाई और प्लाज्मिड दोनों कॉन्जुगेशन हल करते हैं? हाँ करते हैं। सही बोल रहे हो, दोनों करते हैं। अभी कैसे करते हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इट इज प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है एक बीमारी कॉज करता है प्लांट्स में, डाइकॉट्स में, उसको हम लोग कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। उसमें ट्यूमर्स फॉर्म होते हैं, जैसे कैंसर में ट्यूमर्स होता है ना, वैसे ही प्लांट का कैंसर है ये। और वो तभी पॉसिबल है जब ये प्लाज्मिड हो, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। ओके, सो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम। लास्ट वन, फिफ्थ, डिग्रेडिव प्लाज्मिड, डिग्रेडिव प्लाज्मिड, DGRADIV, डिग्रेडिव प्लाज्मिड, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लो, फिर इसको लिख लेंगे। ये जो है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है। मतलब क्या है, इसको बनाया गया, नेचर में अपने आप नहीं मिलता, इसको बनाया, इसको जिसने बनाया उसका नाम है आनंद चक्रवर्ती, यूएस साइंटिस्ट है, इंडियन नहीं है, ठीक है। तो उसने इसको बनाया है। ये एक बैक्टीरिया है सूडोमोनास पुटिडा, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। सूडोमोनास पुटिडा भी नाम लिख दूंगा। ये प्लाज्मिड का यूज क्या है, आपने ऐसा न्यूज में सुना होगा कि जैसे ऑयल स्पिल हो जाता, मान लो कोई टैंकर जो है ऑयल लेके जा रहा सी में, उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट सी में फैल गया। अब जब वहां पे वो फैल जाएगा तो उसको डिग्रेड करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये हेवियर हाइड्रोकार्बन होता है और उसको आसानी से डिग्रेड नहीं किया जा सकता, तो पोल्यूशन हो जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, सूडोमोनास पुटिडा, जिसके पास डिग्रेडिव प्लाज्मिड है, वो हेवियर हाइड्रोकार्बन को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देगा। जो पेट्रोल और डीजल फैल गया है उसको वो क्रूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देगा, दैट कैन बी डिग्रेडेड वेरी इजीली। तो इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल जब हो जाता है तो उसको रिमूव करने में हेल्प किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रिफर्ड एज ऑयल जिपर, ZIPPER, ऑयल जिपर। राइट डाउन, it is genetically engineered plasmid, it is genetically engineered plasmid
developed by आनंद चक्रवर्ती, developed by Anand Chakravarti, it is present in Pseudomonas cutida. It is present in Pseudomonas cutida. It helps in removal of oil spills. It helps in removal of oil spills, as it can break heavier hydrocarbon, into simpler form, which can be degraded easily. It is also known as oil jipper. It is also known as oil jipper. ठीक है, मतलब वो ब्रेक कर देता है, उसको तोड़ के अलग अलग कर देता है. ठीक है ना. नेक्स्ट इज बैक्टीरियल राइबोसोम. ठीक है, प्लाज्मिड हो गया. नेक्स्ट इज बैक्टीरियल राइबोसोम. ठीक है, जब आप बैक्टीरिया में देखेंगे तो उसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम इज 70S. ठीक है, यार S स्टैंड्स फॉर Swedberg's कांस्टेंट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. ओके, अभी क्या होता है मैं बताऊंगा ना. राइबोसोम जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट. जब आप राइबोसोम को देखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स. One larger subunit, that is 50S, and one smaller subunit, that is 30S. ओके, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि 50 और 30 तो 80 हो जाएंगे. 50 + 30 is 80. Why we are writing 70? ठीक है, कि लार्जर सबयूनिट 50 का है, स्मॉलर 30 का है. तो बेसिकली ये सम नहीं है. ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडबर्ग कांस्टेंट है, वो क्या है, उसको समझ लो पहले.
एक टेक्निक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। उसमें क्या करते हैं हम लोग, सेल को ब्रेक करते हैं, ठीक है, किसी मेथड से ब्रेक किया। जैसे मतलब एक सिंपल तरीका है कि सेल को ऐसे मीडियम में डाल दो जो हाइपोटोनिक है, तो हाइपोटोनिक में डालोगे तो पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आता जाएगा, अंदर आता जाएगा और सेल रप्चर कर जाएगा, रप्चर करके कंटेंट उसका रिलीज हो जाएगा। मैकेनिकली भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। अब क्या है कि अब आपने सेल को ब्रेक कर दिया, अब आप उसके कंपोनेंट को सेपरेट करना चाहते, दैट इज सेल्फ फ्रैक्शनेशन, कि उसके जो कंपोनेंट है उसको सेपरेट करना। उसके लिए जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन के बाद, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें क्या ऐसे होल्डर्स होते हैं जिसमें हम टेस्ट ट्यूब रख देते हैं और उसको रोटेट करते हैं। जब आप उसको रोटेट करोगे तो आप स्पीड कंट्रोल करते हो, ठीक है। आरपीएम जो होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, यू कैन कंट्रोल दैट। आपके पास है कि आप इनपुट डाल दो कि इतने रोटेशन पे आप उसको रोटेट करना चाह रहे हो। तो अगर मान लीजिए कि आपको अगर बैक्टीरियल राइबोसोम को सेडिमेंट करवाना है, मैंने नीचे सेटल करवाना है टेस्ट ट्यूब में, तो आपका स्पीड होना चाहिए 70,000 आरपीएम, 70,000 रिवोल्यूशन पर मिनट। अगर मान लो सिर्फ लार्जेस्ट सब यूनिट को करवाना है तो आपका स्पीड होगा 50,000 आरपीएम, और अगर स्मॉलर सब यूनिट को करवाना है तो 30,000 आरपीएम। दैट्स व्हाई वी राइट 70,000, 70s, 50s, 30s। ये समझ में आया आपको कि 70s, 50s, 30s क्यों कहते हैं? मतलब किस स्पीड पे वो सेंट्रिफिकेशन में सेडिमेंट करेगा। जब आप उसको घुमाओगे तो आपका रोटेशन का स्पीड क्या होना चाहिए पर मिनट। अगर दोनों जुड़े हुए हैं लार्जर, जैसे मान लो ये आपका लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट, ये 50s है और ये 30s है, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं और सेडिमेंट तब करेंगे जब आपका स्पीड 70,000 आरपीएम होगा। लेकिन अगर मान लो ये लार्जर अलग है और स्मॉलर अलग है तो इसका स्पीड 50,000 हो जाएगा और इसका स्पीड 30,000 हो जाएगा। That's why it is 50s, 30s bacterial ribosome. In bacteria, ribosome is 70s. Ribosome is 70s. Consists of larger subunit. Consists of larger subunit 50s and smaller subunit 30s. Larger subunit 50s and smaller subunit 30s. In bacteria, ribosome is 70s. Consists of larger subunit 50s and smaller subunit 30s. Here S stands for Swedberg constant or sedimentation coefficient. Swedberg constant or sedimentation coefficient. That is speed at which ribosome will sediment साइंटिस्ट का नाम, speed at which ribosome will sediment at the time of centrifugation. At the time of centrifugation.
ठीक है, अगर इसको बनाना है तो बाद में बना लेना, आप वीडियो अपलोड होगा उससे देख के बना लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग इज इंक्लूजन बॉडीज। नेक्स्ट हेडिंग इज इंक्लूजन बॉडीज। मतलब इंक्लूजन बॉडी का मतलब क्या है? ये ऐसे स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। मैडम, इन बैक्टीरियल सेल food reserve is present in form of glycogen granules, volatile granules, protein crystals, oil droplets, PBH, that is poly beta hydroxy butyrate, poly beta hydroxy butyrate. Glycogen granule, volatile, VOLUTIN, volatile granules, protein crystal, oil droplet, and PBH, that is poly beta hydroxy butyrate. लिख लिया? अगर हो तो स्पीड ज्यादा, तब अगर हो तो स्पीड। क्या पूछ रहे यार? अगर हो तो स्पीड ज्यादा, तब क्या स्पीड ज्यादा? क्या पूछ रहे हो? स्पीड ज्यादा? पता नहीं, समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हो। चलिए, लेसिन फिर से ज्यादा स्पीड हो तो राइबोसोम क्या है? यार मेरे को ना क्लास के बाद पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना, जो भी पूछ रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप पूछ क्या रहे हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से पूछ लेना। अलग अलग स्पीड पे अलग अलग चीज सेडिमेंट करता है, ठीक है। अलग अलग स्पीड पे अलग अलग चीज सेडिमेंट करता है। अगर स्पीड ज्यादा करोगे तो कुछ और सेडिमेंट कर जाएगा, ठीक है। सबका चार्ट बना हुआ है। साइड प्लीज। ओके ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये जो वोलेटिन ग्रैनुल है हमारा, ठीक है, वोलेटिन ग्रैनुल इज पॉली मेटा phosphate granule. Volatilin granule is polymetaphosphate granule and it is used as source of energy. ठीक है, volatilin granule is polymetaphosphate granule. Volatilin granule is polymetaphosphate granule, which is used as सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब बैक्टीरिया इसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, पीबीएच जो है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट,
PBH is used for making biodegradable plastics. Is used for making biodegradable plastics. PBH is used for making biodegradable plastics. ठीक है? Now, next heading is bacterial reproduction. Bacterial reproduction. ठीक है? हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ठीक है? एक है हमारा एसेक्सुअल. ठीक है? बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. अगर कहीं लिखा है तो गलत लिखा हुआ है. ठीक है? कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गलत लिखा हुआ है. इन बैक्टीरिया वी हैव genetic recombination, which is also referred as sort of sexual reproduction, or which is also referred as primitive way of DNA ट्रांसफर. ठीक है? याद रखिएगा कि बैक्टीरिया में देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वी हैव जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन व्हिच इज आल्सो रिफर्ड एज सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्रिमिटिव वे ऑफ डीएनए ट्रांसफर. ठीक है? अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे बैक्टीरिया में तो एक होता है हमारा जो मोस्ट कॉमन है दैट इज बाइनरी फिजन. ठीक है? और एक दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन. ठीक है? बाइनरी फिजन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन. ठीक है? अगर हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखें तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हमें तीन चीज पढ़ना है. पहला है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है हमारा कॉन्जुगेशन और तीसरा है हमारा ट्रांसडक्शन. ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन जल्दी से लिख लीजिए. लिख लिया? क्या हो गया? क्या रिपीट करूं? मैंने कहा लिख लो. एसेक्सुअल में सेकंड पार्ट क्या लिखा है? एसेक्सुअल में सेकंड पार्ट लिखा है एंडोस्पोर फॉर्मेशन. ENDO एंडो SPORE स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है? ये सेकंड पार्ट है. लिख लिया सबने? ना राइट ऑन. फर्स्ट heading is binary fission. Heading is binary fission. First one लिखिए. It is most common method of reproduction in bacteria. It is most common method of
reproduction in bacteria. Under favorable condition, bacteria reproduces by this method. Under favorable condition, bacteria reproduces by this method. During this, bacteria divides by simple cell division. During this, bacteria divides by simple cell division into two daughter cells, and this division is amitotic. This division is amitotic. amitotic का क्या होता है? अगर आप कोई पूछे, amitotic का मतलब होता है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. आपको थोड़ा बहुत याद हो तो म्यूजियम में मैंने बताया था. दैट इज विदाउट फॉर्मेशन ऑफ spindle fiber. Okay, so it is without formation of spindle fiber. क्लियर है? अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे. ठीक है, इस प्रोसेस को एक डायग्राम से समझेंगे. मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, बाद में लिखवाऊंगा. जब डायग्राम छोटे थोड़ा एक दो पॉइंट रहेगा तो उसको मैं लिखवा दूंगा. ठीक है, देखो पहले इसको समझ लेना और उसके बाद फिर इसको बनाना. देखो, मान लो ये एक बैक्टीरियल सेल है. तो ये हमारा हो गया सेल वॉल. ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन. और ये हो गया हमारा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. यही है ना, ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है. अब क्या है, इसको डिवाइड करना है टू फॉर्म टू डॉटर सेल. तो सबसे पहले क्या होगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, ये जो कॉपी है डीएनए है, ये अपना कॉपी बनाएगा. ठीक है, डीएनए ने अपना कॉपी बनाया. अब दूसरा स्टेप क्या होगा, अब मीसोसोम इस रेप्लिकेटेड डीएनए से अटैच कर जाएगा. सो अटैचमेंट ऑफ मीसोसोम टू डीएनए. तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा. ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये जो बैक्टीरियल सेल है वो इलोंगेट करेगा, लंबा होगा.
elongation of bacterial cell. ठीक है, जब ये इलोंगेट एक दूसरे से अलग होंगे, ये म्यूजोम एक दूसरे से अलग होंगे, तो जब ये म्यूजोम एक दूसरे से अलग होंगे तो अपने साथ ये डीएनए को भी ले जाएंगे। तो डीएनए सेपरेट हो गया। अब क्या होगा इसके बाद? अब देयर इज इनवाजिनेशन, जो एनसीईआरटी में सिंपल एक डायग्राम दिया हुआ है। तो इनवाजिनेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो आप देखोगे एनसीईआरटी में एक ऐसे डायग्राम दिया हुआ है। ये आपका सेल वॉल हो गया, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये आपका डीएनए है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? फाइनली दिस इनवाजिनेशन विल मीट, ठीक है। ये दोनों इनवाजिनेशन मिले जाएंगे और एज अ रिजल्ट दिस सेल विल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। समझ में आया सबको? सिंपल है। देखो, सबसे पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसके बाद अटैचमेंट ऑफ म्यूजोम टू रेप्लिकेटेड डीएनए, फिर इलोंगेशन जिससे सेपरेशन होगा डीएनए का, फिर इनवाजिनेशन जिससे कारण क्रॉसवॉल फॉर्मेशन होगा, और फाइनली ये दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएगा। एंड दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ, ठीक है, दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ बाइनरी फिजन। बना लीजिए जल्दी से इसको, फिर थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, उसके बाद तो आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। टाइम टेकन बाय बैक्टीरिया, time taken by bacteria to divide by binary fission, time taken by bacteria to divide by binary fission is known as generation time, is known as generation time. We call it जनरेशन टाइम। मतलब कितना टाइम लगा इसको डिवाइड करने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरेशन टाइम, ठीक है। क्लियर? हाँ, फरो बनेगा ना, ये इमेजिनेशन तो फरो ही बनाएगा और फिर फाइनली मीट हो जाएगा। आपको बताया था ना कि म्यूजोसोम इस क्रॉस वॉल को पुल करने में, बनाने में हेल्प करता है। म्यूजोसोम के फंक्शन में देखिएगा ना। एक क्वेश्चन लिखिए, वन क्वेश्चन। जनरेशन टाइम ऑफ अ बैक्टीरिया, जनरेशन टाइम ऑफ अ बैक्टीरिया इज 1 minute. Generation time of a bacteria is 1 minute. If this bacteria is present in a cup, CUP cup, if this bacteria is present in a cup, and that cup gets filled in, and that cup gets filled up in
50 minutes. 50 minutes. That cup gets filled up in. If generation time of bacteria is 1 minute, if generation time of bacteria is 1 minute, and if it is present in a cup, if it is present in a cup, and that cup gets filled up in, and that cup gets filled up in 50 minutes, 50 minutes, then how much time it will take? Then how much time it will take to fill half and 1/4 of that cup? Half and 1/4 of that cup. सही है भाई वासु वीरेन गर्ग, बाकी लोगों को देखते हैं। तो हाफ 49 मिनट में हो जाएगा और 1/4 जो है 48 मिनट में। सबको समझ में आई है? चलो मैं समझा देता हूं, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो ये कप है, ठीक है, मैंने कहा ये पूरा भर जाता बैक्टीरिया से 50 मिनट में। मैंने पूछा कि आधा और 1/4 भरने में कितना टाइम लगेगा। तो हाफ को डबल होने में, मतलब फुल होने में कितना लग रहा है? 1 मिनट। तो मतलब 1 मिनट पहले, 50 मिनट से 1 मिनट पहले ये हाफ था 49 मिनट में, और जस्ट 1 मिनट पहले 1/4 था 48 मिनट में। 48 में 1/4 होगा तभी 49 में हाफ होगा। 1/4 का डबल इज हाफ और हाफ का डबल इज फुल। तो क्वार्टर, हाफ और फुल, कप की बात कर रहा हूं, अलग अदरवाइज मत समझना। क्वार्टर, हाफ और फुल कप, ठीक है? समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? नो। मैंने कहा, ध्यान से सुनो, जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि एक बैक्टीरिया है जो कि कप में प्रेजेंट है, वो कप पूरा 50 मिनट में भर जाता है, ठीक है? मैंने आपसे पूछा कि आधा भरने में और 1/4 भरने में कितना टाइम लगेगा। मान लेते हैं कोई भी हाइपोथेटिकल नंबर, मान लेते हैं कि जब 10,000 होता है, 10,000 जब होता है तो ये कप भर जाता है 10,000 बैक्टीरिया में। तो 10,000 का आधा कितना होगा? 5,000, और 5,000 का आधा मीन्स 1/4 कितना होगा? 2,500। यही है ना? तो 2,500 को 5,000 होने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। जनरेशन टाइम 1 मिनट है डबल होने में, और 5,000 को 10,000 होने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। समझ में आया? तो 2,500 जो है 5,000 हो गया 1 मिनट में, मतलब, और 5,000 10,000 1 मिनट में, तो 50 मिनट में पूरा भरा। 1 मिनट पहले आधा भरा हुआ था, 5,000 था, दैट इज 49 मिनट। उससे 1 मिनट पहले वो 2,500 था, ठीक है? ओके ना, एक अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया, डेंसिटी मीन्स नंबर, ठीक है ना? डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया इन ए मीडियम, density of bacteria in a medium is 5 into 10 raised to power 5. Is 5 into 10 raised to power 5. Okay. If generation time is
35 minutes. If generation time is 35 minutes, what would be the density at 175 minutes? If generation time is 75 minutes, then what would be the density at 175 minutes? बनाइए। नहीं भाई, इसने जीरो बिठा दिए। 25 into 10⁵ तो नहीं है। देखो मैं बता देता हूं इसको। वासु वीरेंद्र का शायद आंसर सही हो, पता नहीं इतने सारे जीरो तो मैं काउंट नहीं कर पाया कितने जीरो उसने बिठाए। देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट्री मेथड है, एक फॉर्मूला है। एलिमेंट्री मेथड क्या है? देखो नहीं, ये नहीं। अब रुक जाओ, मैं समझ बताया। मैंने कहा इनिशियल डेंसिटी जो है जीरो टाइम पे कितना है, 5 into 10⁵ यही है। ये हमें डेंसिटी दिया हुआ है इनिशियल। अब हर 35 मिनट में ये डिवाइड करा, डबल हो रहा, 35, 70, 105, 140, 175, यही है ना, इतने जनरेशन है। तो ये 5 का कितना हो जाएगा, 10, 10 का कितना हो जाएगा, 20, 20 का कितना हो जाएगा, 40, 40 का कितना हो जाएगा, 80, 80 का कितना हो जाएगा, 160 और 160 गुने 10⁵। ये तो एलिमेंट्री मेथड है, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट्री मेथड। दूसरा मेथड क्या है जो हम लोग लैब में प्रैक्टिकल वगैरह डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए करते हैं बैक्टीरिया को, वो है फाइनल डेंसिटी इक्वल टू 2⁻n into इनिशियल डेंसिटी। 2⁻n into इनिशियल डेंसिटी, ठीक है। where n is number of generation, where n is number of generation। तो कितने जनरेशन है, 1 2 3 4 5, या सिंपली 175 upon 35 is equal to 5 is the number of generation। तो 2⁵ इंटू इनिशियल डेंसिटी कितना दिया हुआ, 5 into 10⁵ इंटू 5 into 10⁵, ये हो गया हमारा 32 into 5 into 10⁵, that is 160 into 10⁵। समझ में आया सबको? ओके, चलिए पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ध्यान रखिए अपना, जल्दी मिलते हैं।